हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे समास का। समास की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जी। अगर टीजीटी पीजीटी हिंदी का कहीं एग्ज़ाम है वहाँ पर भी पूछा जाता है, और जहाँ पर सामान्य हिंदी आती है वहाँ पर तो पूछा ही जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 नंबर का भी आता है और 2-3 नंबर के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। अगर 100-200 नंबर की हिंदी आती है जैसे कि कहीं टीजीटी पीजीटी में, तो कई बार 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अभी जो समास है वो है क्या। सबसे पहले देखिएगा अभी समास क्या है। समास जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त कह लो या भी संक्षिप्त कह लो। समास शब्द का सामान्य अर्थ संक्षिप्त या संक्षिप्त होता है। कहने का मतलब वही संक्षिप्त हो या संक्षिप्त हो, इसका मतलब होता है छोटा, अर्थात किसी बात को छोटा करके कहना। ये है बेटा समास का अर्थ। ये समास का अर्थ है, ये समास की परिभाषा नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये समास का अर्थ है, ये इसकी परिभाषा नहीं है। अर्थात किसी शब्द को या किसी पद को छोटा करना या छोटा करके कहना। अब बात आती है समास की परिभाषा की। तो समास की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, समास की परिभाषा है, दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिएगा बेटे, दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से, एक तो इस परिभाषा में जो दो स्वतंत्र शब्द है ये नया है। एक ये है कि जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो देखते हैं एक बार ये स्वतंत्र शब्द क्या है। तो देखिएगा, उसने बोला भी स्वतंत्र शब्दों के मेल से, दो स्वतंत्र शब्द हैं उनके मेल से भी। तो एक तो दो स्वतंत्र शब्द हमारे लिए नया है और एक नया शब्द, अर्थात दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना वो समास है। स्वतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, जब तो कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता या दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता, वो स्वतंत्र रहता है। दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता, वो स्वतंत्र रहता है। तो देखिए, अब है क्या, ये भी दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता है, वाक्य में प्रयोग नहीं होता। सपोज करो शब्द है कमल, ये कमल जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होगा या दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये स्वतंत्र रहेगा। अगर ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ गया है, वाक्य में प्रयोग हो गया, जैसे वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये हो गया भी कमल 10वीं में पढ़ता है। तो ये हो गया कि भी कमल 10वीं में पढ़ता है। वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये जो कमल है ये यहाँ पर एक लड़के का नाम होगा, अर्थात ये कमल एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक। नहीं तो ये कमल अगर वाक्य में प्रयोग नहीं था तो ये कमल क्या था, कुछ भी हो सकता था। कमल एक फूल का नाम भी है, कमल कई बार स्कूल का नाम भी आपको सुनने को मिला होगा, और यहाँ कमल लड़की का नाम भी रखते हैं। तो अब देखिएगा, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है या दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाता है, तो दूसरा शब्द जैसे कमल है, इस कमल के साथ जोड़ दिया दूसरा शब्द नैन। तो देखिएगा, अब ये कमल एक शब्द था, नैन दूसरा शब्द था। तो स्वतंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे, जब तक कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता या किसी दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ता वह स्वतंत्र रहता है। और जैसे ही वो दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाता है या वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द जो है वो स्वतंत्र शब्द है, वो क्या कहलाता है, वो पद कहलाता है। अभी अब उस परिभाषा को एक बार फिर देखते हैं। परिभाषा कह रही है, दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। अब अगर हम बात करें नया शब्द की तो एक बार इस नए शब्द को देखते हैं कि नया शब्द होता क्या है। अगर हम नए शब्द की बात करते हैं तो नया शब्द होता है, भाई दो स्वतंत्र शब्द थे उनका मेल हुआ। एक स्वतंत्र शब्द था चार और दूसरा स्वतंत्र शब्द था पाई। इन दोनों का ये हो गया भी मेल, चार पाई क्या हो गया, मेल हो गया। तो मेल हो गया तो प्यारे बच्चे देखिएगा, ये चार पाई है तो एक नया शब्द बना। वो नया शब्द क्या बना, अर्थात इस चार का मतलब होता है चार और पाई का मतलब होता है पैर। नया शब्द का मतलब इन दोनों शब्दों का अर्थ बदल गया। क्या हो गया भी,
अर्थ बदलना ही नया शब्द है। नया शब्द का मतलब है अर्थ बदलना। अर्थात देखिएगा चार पैर। अब चार पैर देखिएगा प्यारे बच्चे, घोड़े के भी होते हैं चार पैर, लेकिन कभी नहीं बोलते कि भी घोड़ा आ गया, कि भी चार पाई आ गई। कुत्ते के भी होते चार पैर, गाय के भी होते, लेकिन कभी नहीं बोलते चार पाई। अर्थात इसका चार और इसका पाई, अगर सामान्य अर्थ होता तो चार पैर, लेकिन इसका मतलब हो गया अभी या तो हम खाट कह सकते हैं या हम खटिया कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे समास क्या है? दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से, दो स्वतंत्र शब्द थे उनका क्या कराया? उनका कराया भी मेल। क्या हुआ उनका बेटे मेल हुआ। तो मेल से जो नया शब्द बना वो क्या कहलाया? वो समास कहलाया। भी दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना वो कहलाया भी समास। नए शब्द का मतलब है प्यारे बच्चे शब्द का अर्थ बदलना। अब देखिएगा, अब समास में आजकल हम वो करते हैं तो समास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले उस पर देखते हैं भी क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला पॉइंट इसका, आगे बढ़ते हैं कि भी प्रत्येक जो समास है उसमें दो पद होते हैं। भी प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। देखिएगा भाई, प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, अर्थात दो शब्द होते हैं। ये है भी जैसे आपने लिखा नीलकंठ। इस नीलकंठ में एक पद तो है नील और दूसरा पद है कंठ। तो प्रत्येक समास में एक और दो पद होते हैं भी। अब देखिएगा, जो शब्द पहले लिखा जाता है उसे पहला या पूर्व पद कहा जाता है, तथा जो बाद में लिखा जाता है उसको दूसरा या उत्तर पद कहते हैं। भी जो शब्द पहले लिखा जाता है उसको पहला या पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में लिखा जाता है उसको उत्तर पद या दूसरा पद कहते हैं। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि भी नीलकंठ में पहला पद कौन सा है, तो प्यारे बच्चों पहले लिखा गया है नील, तो ये तो हो जाएगा पहला पद, या हम इसको पूर्व पद भी कहते हैं। और ये हो जाएगा कंठ, हो जाएगा दूसरा पद, अर्थात हम इसको उत्तर पद भी कहते हैं। भी देखिएगा एक बार ध्यान से, जो पहले लिखा गया जो शब्द वो पहला पद और जो बाद में लिखा गया वो दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, ये बेसिक है समास के और ये आपको आने भी चाहिए। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चे, दोनों पदों को मिलाना समस्त पद या समास कहलाता है। जब हम इन दोनों पदों को मिलाते हैं तो ये प्रक्रिया समस्त पद या समास कहलाती है। भाई दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समस्त पद या समास कहलाती है। भाई तो देखिएगा, दोनों पदों को मिलाना, जैसे एक पद था नील और दूसरा पद था कंठ, इन दोनों को जब मिला के रखा जाता है तो ये नीलकंठ ऐसे लिखा हमने, तो ये नीलकंठ बन गया। भी समस्त पद कह लो या समास कह लो। और हाँ, अगर बात आती है कि भाई अब इनको अलग अलग करने की प्रक्रिया, दोनों पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो विग्रह कहलाती है। तो ये हो जाएगा विग्रह। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो ये विग्रह हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, समास में विग्रह होता है, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, और संधि में विच्छेद होता है, विच्छेद का मतलब होता है शब्द के टुकड़े करना। तो संधि में शब्द तोड़े जाते हैं और समास में शब्दों को अलग किया जाता है। तो देखिए भाई एक बार ध्यान से, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कहता है, ये जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। देखिए भाई, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो देखिए भाई, अगर पूछा जाता है कि भी अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अगर बात आ जाती है प्रधान की, ये परिभाषा नहीं, भी अव्ययी भाव समास की ये पहचान है, विशेषता, परिभाषा नहीं है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद जो है वो प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? पहला पद। अब पहला पद जैसे देखो उसने लिखा है यथाशक्ति, तो इसमें पहला पद है यथा और दूसरा पद है शक्ति। तो जितना उसमें ताकत है उसके अनुसार शक्ति लगाएगा भी। तो
तो यथा पहला पद प्रधान होता अव्ययीभाव समास में। अगर हम बात करते हैं आगे तो देखिएगा अगला है ये है कि भी जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। देखिएगा हमारा जो समाज है वो क्या है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है ना, समाज तो पुरुष प्रधान है। और प्यारे बच्चे अगर हम तत्पुरुष को लिखते हैं तो देखिए तत्पुरुष अगर हम लिखते हैं तो पुरुष आता है बाद में, तो जिस समास में पुरुष प्रधान हो अर्थात पुरुष बाद में आता है उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। बहुवीर्य ऐसा समास अभी ना तो पहला पद प्रधान होता ना दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। हाँ जी, फिर सुन लीजिएगा, अगर पूछे किस समास में पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव हुई। अगर पूछे किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो आपका आ जाएगा तत्पुरुष। अगर वो पूछता है किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, दो पद होते हैं लेकिन तीसरा आके प्रधानी करता है तो वो बहुवीर्य हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो देखिएगा दोनों पद प्रधान होते हैं दवंदव। देखिए हम दवंदव को ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चे, तो दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो दवंदव समास है भी। तो अब बात आती है कि भी समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, वो 6 के 6 को अभी हम करेंगे। लीजिए भी इनमें से देखिएगा सबसे पहले अव्ययीभाव समास। आईएमपी डाल लो भाई, अव्ययीभाव समास पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात करते हैं हम अव्ययीभाव समास की, इस अव्ययीभाव समास के दो परिभाषाएं हैं। देखिएगा नाम से पता चल रहा अव्यय, अर्थात जो अव्यय का कराए भाव बोध। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जिस समास में क्या हो भाई, पहला पद अव्यय हो, या तो ये होगी भाई परिभाषा, या फिर पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हो। क्या हो, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग। तो देखिएगा प्यारे बच्चों निकल के आई अव्ययीभाव समास की परिभाषा कि जैसे नाम से पता चल रहा है अव्ययी भाव, अर्थात जो अव्यय का भाव कराए, अर्थात पहला पद क्या हो, जिसमें पहला पद हो भाई अव्यय, या तो पहला पद अव्यय होगा परिभाषा नंबर 1 बेटे, या फिर क्या होगा दूसरा पद पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होगा। क्या होगा, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग भाई। तो प्यारे बच्चे दोनों को एक बार देखते हैं। पहला पद जिसमें क्या होगा अव्ययी भाव, वो अव्यय, वो अव्ययीभाव समास है। तो पहला पद अव्यय होगा, इसके लिए समास में दो पद होते हैं, तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि अव्यय किस बीमारी का नाम है। प्यारे बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि जिसका पहला पद अव्यय है वो अव्ययीभाव समास है, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि ये अव्यय होता है, इसके लिए हमें अव्यय की पहचान आनी चाहिए। जैसे सपोज करो उसने लिखा भी यथाशक्ति, यथाशक्ति लिखा, या फिर उसने लिखा आजन्म, उसके बाद उसने लिखा प्रतिदिन। तो ये जो शब्द हैं, अब इसमें देखिएगा पहले हम ये देखते हैं कि पहला पद कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यथाशक्ति में पहला पद यथा है और दूसरा पद शक्ति है। आजन्म में पहला पद आ है और दूसरा पद जन्म है। प्रतिदिन में पहला पद प्रति है और दूसरा पद दिन है। तो देखिएगा अब बात आती है कि भी अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको अव्यय का पता नहीं होगा हम लगा ही नहीं सकते कि पहला पद अव्यय है या नहीं। इसकी पहचान करने के लिए हमें अव्यय आना चाहिए। तो भी पहला पद जो अव्यय है ये पहचानने के लिए बेटे, अव्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्द जिनके लिंग वचन नहीं बदलते, वे शब्द जिनके लिंग और वचन नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं भाई। तो जिन शब्दों के लिंग वचन नहीं बदलते वो क्या कहलाते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। तो देखिएगा जैसे इसने लिखा है यथाशक्ति आजन्म प्रतिदिन। अब देखिएगा यथाशक्ति भी पहला है यथाशक्ति, दूसरा उदाहरण लिखा था हमने आजन्म भाई, दूसरा क्या लिखा था आजन्म। तो प्यारे बच्चों अगर हम आजन्म की बात करते हैं तो पहला पद है आ, इसमें इसको निकाल लो आ को यहाँ पर। अब देखते हैं कि भी ये अव्यय है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका वो लिंग वचन चेंज करके देख लेंगे क्या लिंग वचन चेंज हो रहा है। तो देखिएगा एक वाक्य है लड़का आ गया। अब लड़का आ गया, इसका हमने क्या किया वचन चेंज किया कि भी लड़के
आ गए। अब प्यारे बच्चे इसी वाक्य का हम लिंग चेंज करते हैं, लड़की आ गई। तो देखिएगा इसमें ये चेंज हो गया, लड़का का एक बार तो लड़के बना, एक बार लड़की बना, तो ये चेंज हो गए। गया का एक बार तो गए बना, बहुवचन हो गया, एक बार गई बना। ये आ ऐसा है जिसका चेंज नहीं हुआ, अर्थात जिन शब्दों के लिंग वचन नहीं बदले जाते वो अव्यय है। तो आ जो है वो, और क्या कहता है, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वो समास क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। तो भी आ को हमने देखा, आ है पहला, हम बोल के देख लेंगे। इसी तरह से अगला जो लिखा उसने प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में पहला पद क्या है, प्रति, और दूसरा पद क्या है, दिन। तो भी पहला पद अव्यय है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रत्यय को वैसे ही बोल के देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। लड़के के प्रति दया करो, लड़कों के प्रति दया करो, लड़कियों के प्रति दया करो। तो ये प्रति बिल्कुल नहीं बदला भाई, ना लिंग बदला ना वचन बदला, तो प्रति क्या है, अव्यय है। तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा भाई। तो अब देखिएगा इसी तरह से अगला लिखा इसने यथाशक्ति। अब यथाशक्ति लिखा तो देखिएगा पहला पद क्या है, शक्ति, यथा, और दूसरा पद क्या है, शक्ति। यथा वैसे संस्कृत काव्य है। अब यथा का मतलब होता है के अनुसार, इसको बोलते हैं भी के अनुसार। अगर हम हिंदी में बात करते हैं, यथा की हिंदी है के अनुसार। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, भी किसी के अकॉर्डिंग, तो के अनुसार। अब यहाँ बोल दिया भी लड़के के अनुसार या लड़कों के अनुसार या लड़कियों के अनुसार, तो के अनुसार नहीं बदला। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका अव्यय है, अर्थात जिसका पहला पद अव्यय हो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। तो प्यारे बच्चों जिस समास की दो परिभाषाएं थी, एक तो पहला पद जिसमें अव्यय था, एक जिसमें क्या था भी, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो भी जो पहला पद अव्यय था वो परिभाषा हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि भी पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। पुनरुक्त शब्द की अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा ऐसे बना है, पुनः जमा उक्त। पुनः का मतलब दोबारा, और उक्त का मतलब आना या कहना। अर्थात कोई एक शब्द जब एक साथ दोबारा आ जाता है तो वो पुनरुक्त शब्द कहलाता है। अब जैसे देखिएगा उसने लिखा कि भाई प्यारे बच्चों, उसने लिखा दिनों दिन, उसने लिखा दिनों दिन, तो दिनों दिन में एक बार दिन आ गया, फिर दिन आ गया, तो एक शब्द एक साथ दो बार आ गया, तो ये क्या है, ये पुनरुक्त शब्द है। तो अव्ययभाव समास ये कहता जिसमें पुनरुक्त शब्द आ जाए वो क्या है, अव्ययभाव समास है। अब आगे जैसे उसने लिखा रातों रात, भाई रातों रात एक बार रात आ गया, फिर दोबारा रात आ गया। फिर उसने लिखा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे एक बार धीरे धीरे, दो बार धीरे धीरे। तो प्यारे बच्चों या तो जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययभाव होगा, या जिस समास में पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होता है वो अव्ययभाव समास होता है। अब भाई इससे अगला जो समास है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, और वो है नाम कर्मधारय। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। कर्मधारय समास की भी दो परिभाषाएं हैं। देखिएगा जिस समास में दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय का संबंध हो, भी दो पद हैं, इन दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का संबंध हो, ये परिभाषा नंबर 1 है भाई। परिभाषा नंबर 2 है या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध हो, ये परिभाषा नंबर 2 है। अर्थात जिस समास में दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय का संबंध है या फिर भी विशेषण विशेष्य का संबंध है। प्यारे बच्चों जहाँ पर पहली परिभाषा होगी वहाँ पर दूसरी परिभाषा नहीं होगी, जहाँ पर दूसरी होगी वहाँ पर पहली नहीं होगी। तो पहले देखते हैं ये उपमान उपमेय क्या है। अगर हम उपमान उपमेय की बात करते हैं, क्योंकि कर्मधारय समास कहता है जिस समास में दो पद हैं तो दोनों के बीच में या तो उपमान उपमेय का संबंध है या फिर विशेषण विशेष्य का। तो परिभाषा नंबर 1, उपमान का मतलब होता है प्यारे बच्चे बड़ा, अर्थात कोई चीज़ गुणों में बड़ी है या बड़ा है। तो भी गुणों में अगर कोई चीज़ बड़ी होती या बड़ा होता वो होता उपमान। और अगर बात करें हम उपमेय की तो भी या तो छोटा गुणों में या छोटी, अर्थात कोई चीज़ गुणों में छोटी है या छोटा है वो होता है उपमेय।
अर्थात यूं कह सकते हैं हम, जिस समास में दोनों पदों के बीच में छोटे और बड़े का संबंध हो। जैसे देखिएगा उसने लिखा चंद्रमुख, तो चंद्रमुख लिखा तो प्यारे बच्चे पहला पद क्या है चंद्र और दूसरा क्या है मुख। तो भी चांद है उपमान, क्योंकि चांद बड़ा है और मुख है छोटा। तो अब ये मुख है छोटा तो छोटे को बोलते हैं उपमेय। तो जिस समास में दोनों पदों के बीच में छोटे बड़े का संबंध हो जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कर्मधारय समास भाई। इसी तरह से ये है भी कमल नयन। तो कमल प्यारे बच्चे क्या है, कमल है आपका उपमान और नयन है उपमेय, अर्थात उसके जो नयन हैं वो कमल की पत्ती जैसे हैं भाई। तो प्यारे बच्चे ये है उपमान उपमेय का संबंध। कर्मधारय समास की परिभाषा नंबर 2 है कि भी विशेषण विशेष्य का संबंध हो, भी दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। समास में कितने पद होते हैं 2, तो भी पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, आगे पीछे कोई भी आ सकता विशेषण विशेष्य में से। तो जैसे देखो उसने लिखा लाल मिर्च। अब देखिएगा बेटे पहले ये देखो विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है वो क्या है, वो विशेषण है, विशेषता बताता है। अगर बात करते हैं विशेष्य की तो भी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है भाई, वो है प्यारे बच्चे आपका विशेष्य। देखिएगा कैसे, अब जैसे विशेषता बताई गई किसकी, मिर्च की, तो ये जो मिर्च है इसकी विशेषता बताई गई है तो ये तो है विशेष्य। और भाई विशेषता बताई किसने है, लाल ने, तो लाल है प्यारे बच्चों विशेषण। इसलिए दोनों पदों के बीच में क्या संबंध हो गया, विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। अभी दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। तो प्यारे बच्चों अब देखो जैसे उसने बोला काली टोपी, नीली कमीज, नीला गला, नीलकंठ, ये सारे के सारे हाँ श्याम रंग। तो अब देखिएगा कर्मधारय समास की परिभाषा एक बार फिर बता देते हैं बेटा, या तो क्या होगा उपमान उपमेय का संबंध होगा, उपमान उपमेय का संबंध होगा तो छोटे बड़े का संबंध होगा। एक पद क्या होगा, एक पद तो बड़ा होगा, उपमान बड़ा होता है और उपमेय छोटा होगा। या फिर भी कर्मधारय समास में क्या होगा, कर्मधारय समास में होगी दूसरी परिभाषा, दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। अब देखिए भाई जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम अगर उपमान उपमेय का विग्रह करते हैं तो एक में तो आएगा जो और एक में आएगा रूपी। तो देखिएगा एक में आएगा जो और एक में आएगा रूपी विग्रह करते समय। तो देखिएगा अगर उसने आया है उपमान उपमेय का संबंध दिया है तो वो क्या बोलेगा, कमल है जो नैन। अगर उपमान उपमेय का संबंध है तो विग्रह में जो आएगा, और अगर प्यारे बच्चों विशेषण विशेष्य का संबंध है तो विग्रह में रूपी आएगा। नहीं भाई ये हाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है तो जो आएगा, और उपमान उपमेय का संबंध है तो रूपी आएगा। देखिए अगर दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का संबंध है तो रूपी आएगा, भी कमल रूपी नैन, और विशेषण विशेष्य का संबंध है तो जो आएगा। अर्थात उसने बोला काली मिर्च, काली मिर्च का अगर हम विग्रह करेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा काली है जो मिर्च। तो दोनों पदों के बीच में ये विशेषण विशेष्य का संबंध था, इसलिए विग्रह करते समय जो आ गया। अगर उसने लिखा कमल नयन, तो कमल नयन का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कमल रूपी नैन। तो कमल रूपी नैन में देखिए ये रूपी आ गया, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अगर उपमान उपमेय का संबंध है तो रूपी आएगा, और विशेषण विशेष्य का संबंध है तो जो आएगा। फिर सुन लीजिएगा कर्मधारय समास या तो दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का संबंध होगा छोटे बड़े का, या फिर होगा विशेषण विशेष्य का। प्यारे बच्चों अगली वीडियो में मैं समास के अगले भेदों के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।